अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग फरमाइश करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए वाक़यात भी ज़रूर शामिल किया करें, तो उन्हीं में से एक वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो ऐसा वाक़या है जिसको याद करके मेरे अपने भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, आप उनको भुलाना भी चाहते हैं तो कभी नहीं भुला सकते। और याद रखिएगा, आप जिस चीज़ की जुस्तजू करते हैं, जो आपके शौक़ होते हैं, जो आप इन्वॉल्व होते हैं जिन कामों में, फिर वैसे ही वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आपकी आंखों के सामने रूनुमा होते हैं। क्योंकि राज प्रोग्राम जहाँ पे जिन्नात की मैं इन्वेस्टिगेशन करता था, उससे पहले ही मेरा ये जुनून था, जिन्नात से मिलना, जिन्नात से बात करना, जिन्नात को देखना। और वही जुनून मुझे राज प्रोग्राम तक लेके गया। राज के अंदर मैंने इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जब आपका टॉपिक ही जिन्नात होते हैं, तो याद रखिए फिर बहुत सारे वाक़यात होते हैं। और वैसे भी लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारी भी मदद करें। तो खुद ब खुद ऐसे वाक़यात आपके सामने आ जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसे जिन्नात के वाक़यात से भर जाती है। मेरे पास भी आपको सुनाने को कई वाक़यात हैं जो इंशाल्लाह आगे आपको सुनाऊंगा। दोस्तों ने मेरे साथ प्रोग्राम बनाया, आपस में प्रोग्राम बनाया, और उनको पता लगा कि उन दिनों मैं भी मौजूद हूं और अवेलेबल हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 3 दिनों का प्रोग्राम है, 2 रातें स्टे करनी है, तीसरे दिन वापस आ जाएंगे, चलना यार, तू भी, मज़ा आएगा। और मैंने काफ़ी बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार मुझे मानना पड़ा, चलो यार चलते हैं। अब 3 गाड़ियां थीं, उनके अंदर खाने पीने का सारा सामान रख दिया गया, क्योंकि 2 रातें वहाँ पे रहना था, खाना था, पकाना था, और तीसरे दिन वापस आना था। गाड़ियों का एक सिलसिला रवाना हुआ। इंसानी आबादी, शहरी आबादी जब ख़त्म हुई, तो पहाड़ों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसके अंदर रोड बल खाती हुई जा रही थी। उस बल खाती हुई रोड पे हमारी तीनों गाड़ियाँ रवां दवां थी। हम लोग 5 दोस्त एक गाड़ी में मौजूद थे, जो बहुत ही लग्जरी एक गाड़ी थी, जिसके अंदर पहाड़ी रास्ते के अंदर महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रोड इतनी अच्छी नहीं थी उस इलाके की। खैर मुख्तसर हम उस जगह पहुंच गए जहां हमने जाना था। सारा वीरान रास्ता था, कहीं पे कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। कोई तकरीबन 2.5 या शायद 3 घंटे का सफ़र था जो हमने तय किया था, और इस 2.5 से 3 घंटे में हमें कहीं पे कोई इंसानी आबादी के आसार नज़र नहीं आए थे। हम जिस जगह पे पहुंचे, ये एक पुरफज़ा ठंडा इलाका था, और जितने भी घर थे पत्थरों के बने हुए थे। यहाँ पे काफ़ी आबादी थी, लोगों ने अपनी ज़मीनें भी आबाद कर रखी थी, सरसब्ज पहाड़ भी थे। हम एक घर के सामने रुके और गाड़ियों के अंदर जितना भी मौजूद सामान था वो निकाल के उस घर के अंदर रखा गया। सब ने अपने अपने ज़िम्मे काम ले लिए, और मेरे ज़िम्मे जो काम था वो था अपने कैमरों को निकालना, अपनी फ़ोटोग्राफी करना, रिकॉर्डिंग करना, और हमेशा से जो मेरा शौक़ रहा है। वो सब जब इन चीज़ों को सेट कर रहे थे, तो मैंने उन दोस्त को पहले ही कह दिया कि मैं यार ज़रा विज़िट करके आऊँ, ये तो बड़ी खौफनाक जगह है, रात को तो मंजर ही क्या कमाल होगा, और यहाँ तो रिकॉर्डिंग करने का रात को मुझे मज़ा आएगा। मेरे लिए हमेशा राज प्रोग्राम जहन में होता था, तो मैं कैमरे लेके राज के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उधर निकल गया। काफ़ी देर इधर उधर फिरता रहा। इतना ज़रूर महसूस हो गया कि ये जगह बहुत भारी है, वीराना है, बहुत मुख्तसर से घर हैं, तो कैसे हो सकता है ये जगह भारी ना हो। खैर वापस आ गया। गपशप का सिलसिला भी शुरू हुआ। वहीं के कुछ मकामी दोस्तों को पहले से इतला दे दी गई थी, वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। वहां पे पर्दा सिस्टम चलता है, जो खवातीन होती हैं वो पर्दा करती हैं, मर्दों के सामने नहीं आती, बुर्का पहनती हैं बाकायदा। रात के टाइम खाना वगैरह खाने के बाद मौसीकी का प्रोग्राम था। एक गुलकार साथ लेके दोस्त गए हुए थे कि वो बैठ के गाना सुनाएगा, शेर व शायरी भी होगी। तमाम दोस्त एक ग्रुप की शक्ल में गोल बैठेंगे, और हल्का फुल्का खाना भी चल रहा होगा, और शेर व शायरी भी सुनाई जाएगी, और एंड पे हम गुलकार को भी सुनेंगे। वहीं पे एक मकामी शख्स
बोले कि ऊपर छत पे बैठते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो छत पे उनका घर है, साथ वालों का एक ही घर था साथ, तो वो पर्दा का मसला बनेगा, उनकी खवातीन छत पे नहीं जा सकते। तो वो शख्स जो उसी घर में रहता था, साथ वाले घर में, बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, घर पे सिर्फ अब्बा है और मैं हूं और सारी फैमिली गई हुई है, आप छत पे बैठ सकते हैं। अब छत पे बैठने का तो मजा ही और था। यूं सारे दोस्त छत पे शिफ्ट हो गए, छत के ऊपर। अच्छा, इस तरह की अदबी महफिलें कई मैंने अटेंड की हैं, बहुत सारी कहानियां आगे भी आपको सुनाऊंगा। तो हमारी जो महफिलें होती थी उसमें यही होता था, अदब, शेर व शायरी, और या मैक्सिमम एक गुलकार साथ होता था कि गाना सुनने। लेकिन ये आजकल के गाने नहीं, ऐसे गाने जिनकी शायरी एक कमाल किस्म की शायरी होती है, जिस तरह आबदा परवीन गज़लें पढ़ती हैं, और ऐसी शायरी होती है जो कमाल, सुनने का भी मज़ा आता है। ज़ौक़ वाले लोग इसमें ज़्यादा शामिल होते थे, यानी जो अदब व आदाब से बहुत शौक़ रखते थे, लगाव रखते थे। हम ऊपर छत पे बैठे हुए शेर व शायरी को मुलाहिज़ा कर रहे थे कि एक शख्स नीचे गया किसी काम से, जब वापस आया तो वो चीखता हुआ भाग के आया। पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि यार बाहर सांप था और अभी अभी पीछे की तरफ गया है। तो शुक्र है मेरा उस पर पाँव नहीं पड़ा, काला स्याह था, अगर पाँव पड़ जाता मुझे डस लेता, तो मैं चीखा हूं इसलिए भाग के आ गया हूं। तो दोस्तों ने कहा बैठे रहो यार, ऊपर छत पे नहीं आता, सांप होते हैं यहाँ पे, आम सी बात है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब हम बैठे हुए हैं, मैं जिस कोने पे बैठा हुआ हूँ, जान के ऐसी साइड पे बैठा हुआ था कि उसकी दीवारें तो नहीं थी उस छत की, ये वो जो घर था पीछे वाला जहां पे पर्दा पड़ता था, उसकी तरफ मेरी बैग थी, और अगर मैं अपनी गर्दन को मोड़ के उस तरफ देखता तो मुझे वो घर क्लियर नजर आता। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में ऐसे मुड़ मुड़ के इंसान इधर भी देखता है, एक मूड में होते हैं आप, गपशप हो रही होती है, मैंने मुड़ के देखा, लाइट जलाई हुई थी हमने ऊपर सारी, तो मुझे दीवार के पास, जो सामने वाला का घर था, उसकी दीवार के पास एक काला स्याह सांप नजर आया। मैंने जैसे ही सांप देखा तो वो शख्स को मैं पहचान चुका था, नाम नहीं जानता था, जिसने कहा था मेरा घर है, अब्बा वहाँ पे आए और मैं हैं और आप लोग बैठे। तो मुझसे एक बंदे के फासले पे, यानी मेरे साथ एक बंदा बैठा था, उससे आगे बैठा था। मैंने अपने साथ वाले को कोहनी का इशारा किया, उसने कहा क्या, मैंने कहा इसको बुला। उसने उसको इशारा किया कि यार ये बुला रहा है, मेरी तरफ उसने देखा, मैंने नीचे की तरफ इशारा किया कि यार तेरे घर की दीवार के पास सांप है, और यकीनन सी बात है सांप है तो उसके घर ना चला जाए, खौफ होता है। मैंने जैसे ही उसको इशारा किया, उसने नीचे सांप की तरफ देखा, कुछ देर वो देखता रहा, और उसके बाद मेरी तरफ मुड़ा और मुझे हाथ का इशारा किया, ठीक है कोई मसला नहीं, ओके हो गया, मुझे पता लग गया। मैं हैरान हुआ कि उसके घर में सांप है और उसकी दीवार के साथ है, उसके घर को खतरा हो सकता है, लेकिन उसने कुछ देर सांप को देखा और इग्नोर कर दिया। मैं कहा ठीक है। महफिल लगी रही, काफी देर हो गई। महफिल जब खत्म हुई, सब अपने अपने सोने के लिए बिस्तरों की तरफ चले गए, वो शख्स अपने घर चला गया। अगली सुबह मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई और मेरा कैमरा हाथ में था, चीज़ें थी, वो आके बड़े प्यार से मुझसे मिला, कहता है आपका सुना है आप टीवी पे शो करते हैं और जिन्नात वाला शो करते हैं और इस तरह। मैं कहा जी। तो मुझसे बोला आपने रात सांप देखा था? मैंने कहा जी बिल्कुल, और तभी आपको बताया था सांप है, आपने कहा नहीं कोई मसला नहीं, तो मैंने भी छोड़ दिया। उसने कहा जी आपको पता है वो कौन था? मैं कहा जी कौन था? कहता है जी वो जिन था। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ा। मैं कहा अच्छा वो जिन था, वेरी गुड भाई, वो जिन था। तो कहता है आपको यकीन नहीं आया? मैंने कहा नहीं यार, जिन्नात होते हैं जो सांप के रूप में भी होते हैं, इसमें ना यकीन करने वाली क्या बात है। लेकिन आपके जिस तरह फौरन आपने कह दिया जिन ने, इस पे थोड़ा सा मैं मुस्कुराया हूं, मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, हो सकता है वो जिन हो। तो मुझसे बोला मलिक साहब वो वाकई जिन था। बड़ा सीरियस होके बोला हमारे घर के अंदर रहता है वो, और मुझ समेत कई लोग उसको देख चुके हैं। मैंने कहा आपके घर के अंदर रहता है, एक सांप है, लेकिन ये कैसे पता है आपको कि वो जिन है? उसने कहा आपके पास अगर टाइम हो तो मैं आपको जरूर डिटेल से इसकी कहानी सुनाऊंगा। मैंने कहा यार मैं तो अवेलेबल हूं, इस तरह के वाकयात के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूं, बल्कि मेरी ख्वाहिश होती है मैं इसको रिकॉर्ड करूं, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं, मैं उसकी मदद भी करूं। तो मुझसे बोला आप क्या मदद करते होते हैं?
मैंने कहा यही अगर जिन्नात है तो मैं निकालने में मदद कर सकता हूं कि जिन्नात को घर से निकालने कैसे है, इस तरह की मदद कर सकता हूं। तो कहता है फिर यहां नहीं, लोगों के सामने नहीं, आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो मैंने उस दोस्त से कहा कि यार ऐसे ऐसे मामला। कहता हाँ हाँ तू जा यार, कोई मसला नहीं, हम बैठे हैं, साथ ही तो घर है, बुला लेंगे तुझे। मैं उसके साथ घर गया और उसने कहा मैं सबके सामने आपको बताना नहीं चाह रहा था, तो अब मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा जी बताइए। वो बोला कि ये जो सांप है पहली दफा हमें नजर आया घर का, वो जो सामने आपको कमरा नजर आ रहा है, आए मैं आपको दिखाता हूं, इसके बाहर बैठा हुआ था। अब उसका घर इस तरह का था कि उसके घर की जिस दीवार पे मैंने सांप को बैठा हुआ देखा था, उस दीवार से घूम के आप परली साइड पे जाएं तो वहां पे एक दरवाजा था। उस दरवाजे से आप दाखिल हों तो एक बड़ा सा बना हुआ एक अजीब सा टूटा फूटा सा यानी कि कच्चा सा फर्श था सहन का, और उस सहन के बाद डायरेक्ट उनके दो कमरे बने हुए थे एक साइड पे, और जिस दरवाजे से आप दाखिल होते हैं जिसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा सहन था, राइट साइड पे दो कमरे थे, और जिस दीवार पे मैंने सांप को बैठा हुआ देखा था उस साइड पे भी एक कमरा था, और एक कमरे के साथ एक छोटा सा वो बनाया हुआ था, बाथरूम टाइप कह लीजिए, नहाने वगैरह के लिए। टोटल उस घर में 3 कमरे थे, लेकिन उसने कहा हमने जानवर जो पाले हुए हैं उसके लिए एक सिस्टम उसके परली साइड पे बनाया हुआ है। उसने मुझे पूरे घर का पहले विजिट करवाया क्योंकि वाले साहब उसके थे और वो उस वक्त घर पे नहीं थे, और पीछे जहां पे जानवर उन्होंने रखे हुए थे वो एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा उन्होंने बनाया हुआ था, वहां पे वो जानवर रखते थे। उसने कहा मलिक साहब पहली दफा रात को घर का फर्द उठा और उसने देखा वॉशरूम के लिए जिस तरह खवातीन उठती हैं, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा जो ये कमरा है इसके बाहर एक सांप बैठा हुआ है, और वो इस अंदाज में बैठा है कि दरवाजे के अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो दुम है वो कमरे के अंदर है, मुंह जो वो निकाल के बैठा है वो दरवाजे की बाहर वाली सर के बैठा है, यानी पूरे दरवाजे के दरमियान में है और रास्ता रोक के बैठा हुआ है। औरत ने जब देखा सांप है तो उसने चीखना शुरू कर दिया, सांप सांप सांप। सराइकी में उसको नांग कहते हैं, नाग, नाग तो उर्दू का है, नांग, नांगे भाजाओ नांगे। तो वो सारे जमा हो गए और जब उठे आए देखा तो वहां पे एक सांप तो नहीं था। कहाँ था? उसने कहा यहाँ कमरे के बाहर बैठा हुआ था। ढूंढना शुरू हो गए, कमरे के अंदर भी लाइटें मारी, ये है वो है। जिस तरह गाँव के लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि सांप है तो उसको मारना चाहिए, नहीं तो ये ना नुकसान पहुंचा दे। काला स्याह सांप का मतलब है ये जहरीला सांप है और नुकसान पहुंचा सकता है। सांप को ढूंढा गया, खैर सांप कहीं पे भी नहीं मिला। उन्होंने कहा अब सांप तो नहीं है। खैर आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने बिस्तरों की तरफ चले गए क्योंकि सांप को नहीं ढूंढ सके थे, एक परेशानी सी हो गई थी। लेकिन वो चुकन्ना हो गए, अलर्ट हो गए कि सांप फिर कहीं नजर आ सकता है। 2-3 दिन तक ढूंढते रहे, सांप नहीं मिला। 3-4 दिन 5 दिन हो गए। उन्होंने कहा सांप होगा, चला गया होगा, मामला रफा दफा हो गया। फिर एक रात उनकी आंख खुली तो वो देखते हैं कि जो सांप है वो एक चारपाई के वो हिस्सा जहां पे वो रस्से से चारपाई को बांधा जाता है और उसका क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कस के बांधते हैं चारपाई को सीधा करने के लिए, उस जगह पे वो ऐसे फन फैलाए बैठा हुआ है। अच्छा, वहां पे जो शख्स सोया हुआ था उसके पांव पे उसको महसूस हुआ, उसने पांव को पीछे करके खुजली की और उसकी आंख सी खुल गई और उसने पांव की तरफ देखा तो वो चीखना शुरू हो गया। पांव के करीब उसके सांप बैठा हुआ था। फिर से शोर मच गया, सांप है, नाग है, नाग है, और सारे जाग गए और फिर से रोला मच गया। सांप ढूंढते रहे, अब तो सांप को मिल जाना चाहिए था क्योंकि चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन ढूंढने पे भी सांप ना मिला। तीसरी दफा वो कहते हैं कि सांप को हमने देखा, हमारी एक छोटी बच्ची है जिसे आपको मिलवाएंगे, वो अभी गई हुई है। वो वैसे तो 4-4.5 साल की है, लेकिन वो बोल नहीं सकती, वो माजूर है, वो पैदाइशी माजूर है, वो सही तरीके से बैठ भी नहीं सकती। उसको वो सराइकी में एक लफ्ज़ कह रहे थे, अल्लाह लोग। अल्लाह लोग बोलते हैं उर्दू में साईं को, यानी एक ऐसा बच्चा जो साईं होता है, जिसको बोलना नहीं आता, सही खाना नहीं आता और उसको कोई अपना होश नहीं होता, अपने आप को संभाल तक नहीं सकता, साईं बोलते हैं उसको। तो उसने कहा वो अल्लाह लोग है, साईं है, वो एक बच्ची है।
चौथी दफा जो सांप देखा गया, वो बच्ची मां ने शाम के टाइम पे चारपाई की एक साइड पे कपड़े का झूला बना देती हैं खवातीन, और उसने कपड़े का झूला बांध दिया चारपाई की एक साइड पे, उसमें अपनी उस बेटी को सुला दिया। और जब वो उसको उठाने के लिए गई, उसकी कजन मां ने, तो कजन ने देखा उस बेटी के सीने पे सांप बैठा हुआ है। अब तो खौफ की फजा फैल गई, उस बच्ची के ऊपर सांप था। घर वाले भागे, परेशान होके आए तो वो देखा उनकी आंखों के सामने, पहली दफा ही शाम का टाइम था, उन्होंने देखा कि वो सांप तेजी से चलता हुआ बकायदा दीवार पे चढ़ा है और दीवार पे चढ़ के परली साइड पे उतर गया है। मर्द थे नहीं, औरतें थी घर के अंदर, वो बाहर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन सांप भाग गया था। बच्ची को उठा लिया गया, लेकिन बच्ची ठीक थी, सांप ने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब परेशानी हुई कि घर के अंदर सांप है और इसका क्या हल करें, इसकी किसी को कोई समझ ना आए। अब सारे घर वाले जहां उस सांप की वजह से परेशान थे, तो वो बच्ची जिसके साथ वो सांप लेटा हुआ था, उसकी जो वालदा है उसका नाम कनीस था, और जो वालिद थे उनका नाम शब्बीर था। शबीर अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। उन्होंने बताया कि जी मेरा जो बड़ा भाई है शबीर, उसकी शादीशुदा है और उनकी ये बेटी है, शादी के काफ़ी साल तक औलाद नहीं हुई तो सिर्फ यही एक हुई, और ये भी माजूर पैदा हुई और उसके बाद उनके बच्चे नहीं हुए। मेरा भाई जो शबीर है, ये मैंने फ़र्दी नाम रखा है शबीर, जो ख़ातून का नाम है ये मैंने रियल बता दी है। उन्होंने कहा जी जो शबीर भाई हैं बड़ा प्यार करते हैं अपनी बीवी से, बच्चे नहीं भी हैं फिर भी बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, अपनी बीवी से अपनी बच्ची से भी बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे हैं। पता नहीं ये सांप कहां से आ गया, हम सारे परेशान हो गए। अब ये सांप उस घर के अंदर मुसलसल नजर आना शुरू हो गया। एक दफा ऐसा चांस बना कि शाम के टाइम में घर में मर्द मौजूद था और ये सांप दरवाजे के अंदर जाता हुआ महसूस हुआ, तो उनका एक कजन आया हुआ था मिलने के लिए, बड़ा ही तेज तरार बदमाश किस्म का और बहुत ही खौफनाक बदतमीज किस्म का था। वो डरता डरता नहीं था। वो जैसे ही सांप उसने देखा ना, तो उसने जल्दी से एक बड़ा सा डंडा उठाया कि मैं सांप को मारता हूं। तो वो जो कनीज खातून थी वो खड़ी होगी, उसने कहा ना इसको ना मार। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, सांप है, नुकसान पहुंचा देगा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में सांप है, मैंने आज देख लिया, इसको मार देता हूं, इसको क्यों ना मारूं। कनीज बोली बेजान है, नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं भी देख चुकी हूं। आटा गूंद रही थी, मैं बैठी हुई थी, मुड़ के देखा तो मेरे पास बैठा हुआ था, बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, थोड़ी देर के बाद चला गया। तो मैं समझ गई नुकसान नहीं पहुंचाता तो खुदा की मखलूक है, जब नुकसान नहीं पहुंचा दे रही तो क्यों मारना, जाने दे। वो बजिद हो गया कि हट जा, मैं इसको मार के रहूंगा। वो रोकती रही, वो आगे बढ़ा उसको मारने के लिए, और उसने डंडा जाके जोर से उस सांप को मारने की कोशिश की। हल्का सा उसकी दुम वाली साइड पे उसको टच भी हो गया, लेकिन सांप अंदर चला गया। वो कमरे के अंदर काफी ढूंढता रहा, लेकिन उसको सांप ना मिला। वो पूरे कमरे को उसने छान मारा, इधर उधर। उसने कहा इसका मतलब है तुम्हारे कमरे के अंदर कहीं कोई सुराख है, बिल बना हुआ है इसका, जिसके अंदर ये चला जाता है और उसके बाद इसको पता नहीं लगता ये कहां गया है, मैं इसको ढूंढ के रहूंगा। काफी खपता रहा, लेकिन उसको सांप ना मिला। उसने कहा मैं फिर आऊंगा, इसको मारने के लिए आऊंगा। वो वहां से चला तो गया, लेकिन 2 दिन के बाद उनको यह खबर मिली कि वही उनका जो कजन था उसको सांप ने डस लिया था, और सांप के डसने की वजह से वो उसको अस्पताल की तरफ लेके जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। अब सब सांप से बहुत ज्यादा डर गए। किसी ने शोशा ये छोड़ दिया, कम अकल लोग होते हैं, उन्होंने कहा जी जो सांप को मारने की कोशिश करे तो इनकी आंखों में एक तस्वीर बन जाती है,
एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे कि सांप अपनी आंख में, अगर आप मेल को मारें या फीमेल को मारें, तो जो जोड़ा होता है ना, किसी एक पार्टनर को भी मारें, तो जो मरता है वो अपनी आंखों में एक तस्वीर बना लेता है, और उसकी आंखों में सिर्फ तस्वीर होती है। वो तस्वीर सिर्फ दूसरे सांप को नजर आती है, उसके लाइफ पार्टनर को। और दूसरा सांप फिर बदला लेने के लिए आप 7 समंदर पार भी चले जाएं तो आपके पीछे आता है, आपके डस लेता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, कोई तस्वीर नहीं बनती। हाँ, ये होता है, सांप जब जिन, असल में तो जिन होता है, वो जब सांप के रूप में हो और आप उसको मार दें तो फिर उसका वो जो दूसरा सांप है वो आपसे बदला लेता है। जिन्नात के लिए तो ट्रैवल करना, उड़ के पहुंचना भी कोई मुश्किल नहीं होता, वो पहुंच जाते होते हैं, तस्वीर वगैरह नहीं बनती। इसलिए कहते हैं फौरन सांप को मारना नहीं चाहिए, पहले उसको हजरत सुलेमान का वास्ता देना चाहिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी वास्ता देना चाहिए। अगर चला जाए तो गुड है, नहीं तो फिर आप 3 दफ़ा वास्ता दे के फिर आप मार सकते हैं। कोशिश करें, नुकसान नहीं पहुंचाता तो इसको ना मारें। खैर, उसकी मौत के बाद सारे डर गए। फिर एक मंजर घर के अंदर देखा, वो सांप उस बच्ची के साथ झूला जो बंधा हुआ था चारपाई के ऊपर, उस झूले के साथ बैठा हुआ था और वो झूले को डस रहा था। अब सारे घर वाले, एक बंदे ने देखा, चीख मारी, सारे जमा हो गए, क्या हुआ? तो उन्होंने जब मंजर देखा तो वो डस नहीं रहा था, वो बेसिकली उस झूले को धक्का दे रहा था। जिस तरह वो चारपाई के नीचे झूला बंधा हुआ था और बच्ची लेटी हुई थी, तो वो उसको झूला दे रहा था। मर्द नहीं थे, औरतें थी, उन्होंने देख ली। तो वहां पे वो कनीज बोली, मैंने कहा था ना छेड़ना, अल्लाह की मखलूक है, जाने दो, हमारा क्या लेना देना। अब होने ये लगा कि घर वालों को पता लग गया इस सांप ने उसको, कजन को मार दिया है। इस घर के किसी मर्द या औरत या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि ये फिरता रहता है। उसके बाद उन्होंने बकायदा उस छोटी सी बच्ची के साथ यहां तक भी देखा, वो बैठी खा रही है, या साईं लोग थी, वो बैठी है, कुछ कर रही है, कुछ खाने पीने का सामान पड़ा है, तो ये सांप भी उसके साथ बैठा खेल रहा है, उसके साथ बैठा हुआ है, और मुसलसल उस बच्ची के साथ अब नजर आना शुरू हो गया। उनने कहा, जी ये है इस सांप की कहानी। ये सांप इसलिए इस घर में रहता है, हम तो चाहते हैं इससे जान छुड़वा लें। हम काफ़ी सपेरे भी बुला के लाए हैं, जो पड़ गुड़ करते हैं उनको भी बुला के लाए हैं, जो बीन बजाते हैं उनको भी बुला के लाए, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं कर सका। वैसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन चला जाए तो अच्छी बात है। हमें डर लगा रहता है कि किसी दिन इंसान, एक सांप से डर तो अपनी जगह पर मौजूद है, काला स्याह है, खौफनाक है। अब यकीनन सी बात है, इतनी कहानी सुनने के बाद मेरे अंदर भी एक इंटरेस्ट पैदा हो गया था। सांप तो मैं देख चुका था, वो सांप बकौल उसके कि वो जिन है, मैंने तो उसको जिन नहीं देखा था। तो मेरे अंदर भी एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने कहा यार, मैं इसको निकालने की कोशिश कर सकता हूं और मैं पढ़ाई करके हाजिर करने की कोशिश कर सकता हूं। अगर ये सांप नहीं, कोई वाकई जिन है, तो मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, ये हाजिर हो जाएगा और हो सकता है मैं इससे हम कलाम हो सकूं, मैं इससे बात कर सकूं। उसने कहा, जी अगर ये हो जाए तो हम तो, क्या बात है, आप तो हमारे पीर साहब हैं, आप ये काम कर दें। मैंने कहा यार, आप लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, तो फिर क्यों आप इतना वो कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जी बात ये है तो एक जहरीली मखलूक ना, सांप है, खौफ तो है, अभी तक नहीं पहुंचाया, एक बंदा तो मार चुका है, मसला ये किसी और को मार ले, हम क्या करेंगे? मैंने कहा हाँ, आपकी ये बात ठीक है, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। हमने परसों वापस जाना है, मैं अपने जो हैं मेरे दोस्त, उनसे प्रोग्राम बनाता हूँ। क्या प्रोग्राम है? कह रहे जी आप बेफिक्र हो, आपके खाना पीना रिहाइश छोड़ने हमारी जिम्मेदारी है, आप टेंशन ना लें। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। वापस आ गया, दोस्त कहता है क्या हुआ? मैंने कहा हाँ यार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली है। तो कहता है क्या, फिर अच्छी लगी? मैंने कहा यार कमाल किस्म की स्टोरी है। मैं बिजी हो गया, तो उसने आके मेरे दोस्त से सारी बात वगैरह कर ली, उनकी मिन्नत समाजत की, वो उनके ताल्लुकात भी तो थे, वो पीछे ख्याल रखते थे, इन घर का बड़ा केयर करते थे। तो मेरा दोस्त बोला यार वो तेरे बाद मेरे पास आया था, वो बड़ी मिन्नत कर रहा था, हमारा तो बड़ा ख्याल रखता है। उसने कहा यार पता है ना मज़हर, हम चले जाते हैं यहाँ से तो हमारा देखभाल यही लोग करते हैं सारी, और वैसे कोई पैसे नहीं लेते, दोस्ती में करते हैं। तो यार उसने मेरी मिन्नत की है, ये बता तू कर सकता है? मैंने कहा यार कोशिश कर सकता हूँ, गारंटी तो नहीं है लेकिन मैं कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है तू कर दे,
और हम जो तीसरे दिन जाना है इनको हम रवाना कर देंगे। हम पांच दोस्त जो गाड़ी में आए थे, हम 3 इकट्ठे चलेंगे, बाकी चले जाएंगे। जो 2 हमारे साथ आए हैं उन्होंने तो जाना है हर सूरत में, वो दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। मैं, तू और फलां जो है हम बाद में चलेंगे। मैं कहा ठीक है यार, ऐसे कर लेते हैं, एक दिन इनके लिए निकाल दे। उन्होंने कहा, मैं कहा ठीक है। हमने अपना पूरा फंक्शन किया, सारा कुछ हो गया और उसके बाद वो तीसरा दिन आ गया, रवाना होने शुरू हो गए। दोस्त सारे रवाना हो गए सामान रख के। अब हम सिर्फ बच गए 3 दोस्त। तो मैंने कहा जी चलें। उसने कहा जी बात यह है कि इनका पर्दा सिस्टम होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं जा सकेंगे। तू इनको पीर बना हुआ है, तू ये पीर समझ रहे हैं कि तू जा, वो तेरे आगे पर्दा नहीं करेंगे, और तू देख मामले को सारा संभाल और देख क्या है, हम इधर है, हमारी ज़रूरत होगी हमें बुला लें। वैसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी ख़वातीन हमसे पर्दा करती हैं, हम आते रहते हैं। मैं कहा ठीक है। मुझे आए, मुझे लेके चले गए घर में उनके, वो आ चुके थे फैमिली, उन्होंने बुला लिया था, अल्लाह बेहतर जाने। उन्होंने कहा जी अब बताइए। मैंने कहा जी पहली बात यह है, वो बच्ची लेके आए सामने। वो बच्ची कौन सी है? वो जिस छोटी सी बच्ची को मेरे सामने लेके आया, मैंने बच्ची को देखा, और जिस तरह मैं तस्वीर देख के बताता हूँ तो मैंने बच्ची को देखा तो मुझे लग गया पता। मैं कहा नहीं, मामला ख़राब है। बच्ची के साथ तो अटैचमेंट है, जिन्नात की अटैचमेंट है, और शदीद नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी नहीं है लेकिन इसके साथ जिन्नात की अटैचमेंट है। मैंने कहा ठीक है यार, एक और सवाल। कहते हैं हाँ क्या? मैंने कहा इस घर में कितने लोग रहते हैं? उसने बताना शुरू किया, ये है, ये है, ये है, काफ़ी लोग इस तरह हैं जो रहते हैं, और कुछ एक घर उधर बना हुआ है वहाँ पे भी रहते हैं। मैंने कहा वो जो बशीर साहब हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैंने कहा हाँ हाँ जी मिल सकते हैं। वो मेरे बशीर साहब को लेके आए, बशीर साहब आए, मिले। दुआ सलाम तो सारे मुझसे कर चुके थे ना, जब मैं पीर की हैसियत से जाके बैठा था, तो नाम तो मुझे नहीं पता था ये बशीर साहब हैं। उन्होंने कहा जी ये बशीर साहब हैं। वो आए, मिले, ये हैं, वो हैं। तो उनकी ख़वातीन भी मेरे सामने खुद से आ गई, बग़ैर पर्दा किए। मैंने भी सर झुका के उनको सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। और उन्होंने तारुफ किया, ये बशीर साहब के साथ खड़ी जो हैं ये उनकी बीवी हैं। अब जब पीर साहब, मैं तो पीर नहीं हूं ना, कभी पीर बना हूं ना मुझे ये शौक है, मेरे लिए तो लफ्ज़ ही बड़ा अजीब है। मैं तो एक हेल्प करने की कोशिश करता हूँ इंसानियत की, मैं एक आम सा इंसान हूँ, गुनहगार सा। तो वो ऐसे लोग पीर समझ लेते हैं, तो पीर के आगे अपने बच्चों को, बीवियों को, सबको ये ले आते हैं बगैर पर्दे के। तो वो इसलिए शायद पर्दा नहीं कर रहे थे। बशीर की बीवी की तरफ जिन्होंने कहा, जिन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने वालेकुम सलाम कहा। और मैं देखता नहीं हूँ ख़वातीन की तरफ, मेरी एक आदत है तो, लेकिन कुदरती सी बात है, जब उन्होंने सलाम किया, मैंने मुँह ऊपर उठाया, उनको देखा तो एकदम मुझे झटका लग गया। वो कनीज थी उनकी बीवी। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे झटका लग गया। अब ना चाहते हुए मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, क्योंकि मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह तस्वीर भेजती हैं और मैं पढ़ता हूं कि ये क्या है। बच्ची का मामला इतना नहीं है जितना वहां पे एक मामला खराब था कनीज का। अच्छा, मैंने देख लिया, ठीक है, और कौन कौन है? मैंने अब सबको देखना शुरू हो गया, सबसे मिलवा लिया। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे ये बताइए, सांप ज्यादातर कौन से कमरे में नज़र आता है, किस जगह पे ज़्यादा नज़र आता है, क्या है, सारा बताएं। तो वो बताना शुरू हो गए। वो ऑलरेडी तो मुझे बता चुके थे, अब बाकी भी बताना शुरू हो गए। पीर साहब के ये पढ़ गुड़ करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे। तो एक कमरे जो था, 2 कमरे जो बने हुए थे, उनमें से एक कमरे के अंदर मुझे ले गए। कहते हैं जी यहाँ ये बच्ची भी, इसकी माँ भी और इसका बाप बशीर भी रहता है, तो इस कमरे में ज़्यादा आता है। मैं कहा ठीक है, आप एक काम करें, सारे छोटी बच्ची की तरह। वो जी छोटी बच्ची को उन्होंने उठा लिया, जी ये है सामने। मैंने कहा जी ये बैठ सकती है खुद से? कहते हैं हाँ, अब इतनी बड़ी है, बैठ जाती है, गिर जाती है, साईं लोग है तो इसको बिठा देते हैं आपके सामने। तो उन्होंने उस कमरे में उस बच्ची को सामने बिठा दिया, और वही शख्स जो मुझे लेके गया था, यहाँ पे मैं उसका नाम इरफान रख देता हूँ, मिलता जुलता। इरफान जो था, जो पहले दिन से मेरे साथ है, डिस्कस कर रहा था, वो बच्ची के साथ बैठ गया। बाकियों को मैंने बाहर चलने दिया और कमरा मैंने बंद कर लिया, और मैंने वहाँ पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं जैसे जैसे पढ़ता गया तो वो जो बच्ची थी ना, उसकी आंखें बदलना शुरू हो गई। मैं तो उसकी आंखें पहले देख चुका था, मुझे अंदाज़ा हो चुका था इसकी आंखों में एक है। उसकी आंखें बदलना शुरू हो गई। वो इरफान बोल पड़ा, मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे कहता है मलिक साहब मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा सांस नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं फील हुआ था अभी तक, कोई जिन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एकदम से बोल पड़ा, कह रहा है मेरा दम घुट रहा है। बाजू का खौफ की वजह से भी लोगों का होता है। मैंने कहा शायद खौफ की वजह से होगा। तो मैंने कहा, रोक दिया पढ़ना। मैंने कहा अच्छा आपका दम रुके, मैं आपको पानी दम करके देता हूँ, आप पानी पिए।
मैंने पानी का गिलास दम किया, उसको पानी दिया, उसने पानी पी लिया। कहता जी अब कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया, वो बैठा हुआ था, मेरी आंखों के सामने ऐसे छलांग मारी है उसने पीछे की तरफ और ठा करके गिरा है, और सरेकी में उसने चीखना शुरू कर दिया, वो धाड़ वो बचाओ मेरे को, वो धाड़ वो मेरे को कुटें दे बहन, यानी बचाओ मुझे, मुझे कोई मार रहा है, वो बचाओ मुझे कोई मार रहा है। बच्ची की आंखें अजीब हो चुकी थी और बच्ची अब इस तरह लगे जैसे अब साई नहीं है, बच्ची अब देखने के काबिल हो गई है और सब कुछ नोट करिए। बच्ची उसकी तरफ देखे और वो चीखे जा रहा है। और उसके बाद बाहर से एक दो बंदे बोले जी हम अंदर आए। मैंने कहा आ जाओ। अंदर आए, इरफान को उन्होंने उठाया, इरफान को बाहर ले गए। अब बच्ची अंदर बैठी है। मैंने बच्ची की तरफ देखा तो मुझे अंदाजा हो गया ये हाजिरी के करीब है। तो वो जो उसको बाहर लेके गए थे इरफान को, वो दोबारा कमरे के अंदर है। मैंने इशारा कर दिया कोई बात नहीं, बच्ची महफूज है, आप बाहर जाएं और इनको थोड़ा सा दूर ले जाएं, मेरी आवाज़ इन तक ना आए, दरवाज़ा बंद करते हैं। यकीन मानिए बड़े खौफनाक लम्हे होते हैं जब आप इस तरह कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ये नॉर्मल नहीं होता। कैमरामैन आपके साथ हो ना, वो फिर खड़ा होकर रिकॉर्ड करता होता है। अब मैं अकेला था, कैमरामैन नहीं था, अपनी चीज़ें लेके फिर रहा था और ये इतनी जल्दी कुछ हो गया था कि मुझे भी समझ ना आया कि मैं रिकॉर्ड करता या कुछ भी करता। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। थोड़ी देर गुजरी है, यकीन मानिए मेरे कंधे भारी होने शुरू हो गए हैं और मुझे ऐसे लगा है कमरा का दरवाज़ा बंद है और बंद दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हो गया है। वो सफ़ेद आज भी कपड़े पहने हुए बुजुर्ग, में आंखें बंद करो, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल क्लियर हैं, वो उस दरवाजे से आर पार हुए थे। सफ़ेद कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और वो इस तरह चलते हुए आए। मैं मेरी बैक साइड थी दरवाजे की तरफ, तो वो सफ़ेद लिबास पहने हुए दरवाजे के आर पार हुए हैं। बच्ची ने सबसे पहले उनकी तरफ देखा है और जैसे उनकी तरफ देखा है तो मैं भी चौंका हूँ। मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा है तो मैंने क्लियर देख लिया, सफ़ेद लिबास पहने, चेहरा नहीं देखा। कोई दरवाजे के आर पार हुआ और मेरे सामने चलता हुआ, वो पाँव कदम नहीं रख रहे ज़मीन पर, ऐसे लग रहा है जैसे वो उड़ते हुए हैं, चलते हुए वो सामने गए हैं। और सामने जाके जिस तरह मैं नीचे चौकड़ी मार के बैठा हुआ था, बिल्कुल मेरे सामने दीवार के साथ चौकड़ी मार के बैठ गए हैं। और तब मेरी निगाह सामने की तरफ, उनको बैठते हुए भी मैंने क्लियर देखा है, चौकड़ी मार के बैठते हुए भी देखा है क्लियर। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 80 से 90 साल होगी, इंतहाई सफ़ेद सी उनकी दाढ़ी थी, इंतहाई गोरा उनका चेहरा था। ये उनकी पलकें, आंखों की पलकें, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, सर पे सफ़ेद एक छोटी सी एक पगड़ी टाइप होती है, पगड़ी टाइप सी बांध रखी थी। और जो कुर्ते के बाजू थे वो जिस तरह गोल कुर्ता होता है, वो आगे बटन बंद करने वाली जगह नहीं, गोल कुर्ता सा था। और वो बैठे हुए ऐसे थे कि उनके मैं आर पार भी देख सकता था। ऐसे नहीं कि एक इंसान बैठा हुआ है क्लियर और उसका वजूद है, वजूद तो है उनका, लेकिन आर पार भी मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ पे वो बैठे हुए हैं उसके पीछे दीवार भी नज़र आ रही है, उन्हीं के अंदर से, यानी मैं देख सकता हूँ पीछे दीवार को। यूं समझ लीजिए एक ट्रांसपेरेंट बना हुआ इंसान है जिसके आर पार भी नज़र आ रहा है और उसका पूरा वजूद भी नज़र आ रहा है। उनके हाथ में तस्बीह थी और वो ना बहुत कमज़ोर थे ना बहुत मोटे थे, दरमियानी उनकी सेहत थी। और हाथ में तस्बीह करते हुए वो सामने बैठ गए, बोले कुछ भी नहीं है। अब मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया हूं, पढ़ता रहूं या रोक दूं। कि उसी लम्हे मेरे अंदर भी तो एक इंसान हूं ना, खौफ तो है, ये कोई छोटा मंजर नहीं है। मैंने कहा ना रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। वो आके बैठे हैं और तस्बीह पढ़ रहा है, जिनको मैं क्लियर देख रहा हूँ, मेरा ख्वाब या वहम नहीं है, क्लियर एक को। और बच्ची मुड़ मुड़ के उन्हीं की तरफ देख रही है। तभी मैंने देखा मेरे बिल्कुल पीछे से सांप की फुंकार सुनाई दी है। और जैसे ही मैंने सांप की फुंकार सुनी है, मैंने गर्दन पीछे मोड़ी है तो मेरे पीछे से सांप चलता हुआ, बिल्कुल रेंगता हुआ बच्ची के साथ आके इस अंदाज में, लिपटने वाले अंदाज में लग गया है कि उसको लिपटा नहीं है लेकिन उसके साथ टच हो रहा है और बच्ची उसके साथ खेल रही है। मेरी जान निकल गई। सामने बुजुर्ग हस्ती बैठी है
और एक सांप है जो इस तरह निकलता हुआ आया है और इसको मैंने देखा है, बच्ची के साथ ये बैठा है। मुझे अपनी पढ़ाई, मुझे सब भूल गया। अभी मैं आपको यकीन मानिए, क्लियर कह रहा हूँ, सीखने के मराहल में था ना, इतना तो अभी नहीं सीखा था, मुझे सब भूल गया, पढ़ना भूल गया, सब भूल गया और मैं बैठा हूँ। मैंने नहीं सोचा था इतना होगा, लेकिन इतनी अकल आई कि मुझे सलाम करना चाहिए। ये तो अदब अदब मेरे उस्ताद मोहतरम ने सिखाए थे, तो मैंने फ़ौरन रोक के, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने गर्दन सिर्फ झुका के यूं किया और आवाज़ हल्की सी आई, वालेकुम सलाम। अब मैं उस सांप की तरफ देखूं, उधर बैठे हुए बुजुर्ग की तरफ देखूं, बच्ची मेरी तरफ देखे, कभी उससे खेले और मेरी तरफ देखे इस अंदाज में कि अब वो नॉर्मल हो चुकी है। अब मुझे ये समझ ना आए कि मैं क्या, अब तो बहुत कुछ ज़िंदगी में सीख चुका ना कि क्या करना है, क्या पूछना है, क्या सवाल जवाब, वक्त की बात होती है, ये स्टार्ट था। तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा था। तो कुछ सवाल समझ ना आए कि अगला कदम क्या होगा, मैं क्या पूछूं। सलाम तो कर लिया, तो वो खुद से मुखातिब हुए, वो जो सामने बैठे हुए थे। ये मेरा बेटा है, और उन्होंने मुझे उसका नाम बताया था। यहाँ पे मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे शायद कहा था या जो भी है, मैं, ये राज है, मैं नहीं बता सकता। उसका नाम बताया, ये इसका नाम है, यही है जो सांप के रूप में इसके साथ खेलता है। तुमने पढ़ाई की, बहुत अच्छा किया, तुम आए यहां पे, बहुत अच्छा किया। अगर तुम आ ही गए हो तो फिर एक काम करो। उन्होंने उसके बाद मुझे इतना कुछ बताना शुरू कर दिया कि मैं सुनता रहा, खुशी भी हुई, मैं इस काबिल हूं कि मुझे बताया जा रहा है। और मुझे यकीन मानिए, उन्होंने बहुत सारी बातें, ज़िंदगी में कई वाक़यात हैं, तलकीन भी की कि ज़िंदगी में ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। कई जगहों पे ये मुझे मशवरे दिए हैं, एक नहीं, कई बुज़ुर्गों ने। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बुलाओ। अब मैं वहीं पे बैठे हुए आवाज़ दी। थोड़ी देर के बाद वो जो उनकी बीवी थी कनीज़, और वो जो बशीर, क्योंकि जब मैंने कहानी सुनी सारी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। हुआ क्या, जब मैंने बशीर को बुलाया तो बशीर अंदर आ गया, कहता है जी। मैंने कहा आके बैठे। तो वो उसी तरफ जाने लगा जहां बुजुर्ग बैठे थे। मैंने कहा इधर आ जाए। वो इधर बैठ गया। कहता है जी। बशीर की आंखों में अभी तक मैं पीर नहीं था। मुझे उसकी आंखों में वो एहतराम, रेस्पेक्ट, पीर के लिए ना एक खास रेस्पेक्ट होती है, मुझे उसकी आंखों में अभी तक नजर नहीं आया था। तो मुझसे बोला जी बोलिए। लेकिन मैं इतना कुछ पता कर चुका था कि मुझे पता था इसका बाप भी मुझे अब पीर मानेगा। मैंने कहा बशीर साहब, आपसे कुछ बातें करनी है। कहता है जी हुक्म करें। मैंने कहा आप जिन्नात को मानते हैं? कहता है जी बिल्कुल मानता हूं, अल्लाह की मखलूक है। मैंने कहा जी जो आपके घर में सांप नजर आता है इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं जी अल्लाह की मखलूक है। मैं कहा आपके ख्याल में क्या ये सांप है या कोई जिन है? कहते हैं जी अल्लाह बेहतर जाने। सांप है या जिन है मैं कैसे कह सकता हूं, अल्लाह बेहतर जाने। उसके तीखे से जरा जवाब थे। मैंने कहा अगर मैं आपको ये कहूं कि ये सांप नहीं जिन है फिर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी हो सकता है, हो, ठीक है मान लेते हैं, आगे बताएं। मैंने कहा मैं आपसे वो बातें करने जा रहा हूं जो आपको ना सिर्फ सुननी पड़ेगी बल्कि माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो एकदम ना होता गुस्से में बोला कैसा नुकसान और कौन सी बातें माननी पड़ेंगी? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा शबीर साहब, आपको याद है शबीर साहब, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी जात के अलावा तो कोई भी नहीं जानती। आप सफिया नामी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं? तो एकदम ना वो चौंका। क्या मतलब इस बात का? कौन सफिया? मैंने कहा वही सफिया जिसने आपसे फरमाइश की है कि वो सोने के फलां जेवरात मुझे बना के दें, और आपकी एक जगह आपके ऊपर पैसे फंसे हुए हैं, आप पूरे इस इंतज़ार में हैं कि आपको वहाँ से पैसे मिल जाएं और वो पैसे आप हासिल करके सफ़िया के लिए वो जेवरात बनवाएं और उसको जेवरात बना के दें। क्या ये बात सही है? तो वो थोड़ा सा ना हड़बड़ा गया, माना अभी भी नहीं और हड़बड़ा गया। मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात को, आप कहना क्या चाह रहे हैं?
मैंने कहा दूसरी बात ये है, आपके भाई साहब जो हैं इरफान, उन्होंने बताया था कि आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि आपने 2-3 दफ़ा अपनी बीवी पे हाथ भी उठाया है, और अब अक्सर रातों को आप जब कमरे में होते हैं तो बीवी को मारते हैं, गुस्से से देखते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। और उसके यहाँ सिर्फ एक बेटी पैदा हुई है और बाकी उसकी बेटी नहीं पैदा हो सकी, तो इसलिए आप सफिया से इश्क चला चुके हैं और उससे शादी करना चाह रहे हैं। और अगर आप मानने को तैयार नहीं, तो फिर आपको वो वाकया याद है जब आपकी गंदम को एक जगह आग लगी थी, आप भी तो वहीं थे, याद है कैसे आग लगी थी? तो वो ना हड़बड़ा गया। मुझे नहीं पता आग कैसी लगी थी, मुझे इतना बताया गया था, जो मैंने जुमला बोल दिया हड़बड़ा गया, क्योंकि वो जानता था। शायद पूछता मजीद कि कैसे आग, तो मुझे भी ना पता लगती। तो मैंने कहा और हाँ, आपको एक थप्पड़ भी पड़ा था जो सिर्फ आपको पता है, और आप काफी दिनों तक डरे रहे थे और बाज आ गए थे हरकतों से, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपनी हरकतों में लग गए। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो फिर कुल ऐसे जैसे एक पहलवान चारों शत गिर जाता है ना, हार मान लेता है, ऐसे गिर गया। और उसने समझ लिया कि नहीं, ये बंदा जो बातें बता रहा है ऐसे नहीं है, वो डर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़िया मांगना शुरू कर दी। पर्सनल बातें होती हैं, इसलिए मैं कुछ बातें स्किप कर देता हूँ, कहानी सुनाना मकसद है। तो मैंने कहा जी, मुख्तसर ये है, आपके लिए पैगाम ये है, आपने कोई शादी नहीं करनी। आपकी बीवी जितना पाकीज़ा है, जितनी नेक है, जितनी इबादत गुजार है, ऐसी बीवी खुदा किसी किसी को देता है। और तुम्हारी बीवी को क्या खुदा ने कम नेक सीरत बनाया है? क्या खूबसूरत कम बनाया है? अपनी बीवी पे तवज्जो देना। और मेरा नहीं, ये उन्हीं का पैगाम है जो तुम्हारे घर में रहते हैं, जिनको तुम मानो या ना मानो, मेरा काम था पैगाम देना। अब सफिया की तरफ, अल्लाह खैर, अब सफिया की तरफ मत देखना और अपनी सिर्फ बीवी की तरफ ही देखना। अब अगर तुमने अपनी बीवी को मारा या उसको इग्नोर किया या किसी और की तरफ देखा, तो याद रखना, जो इस तरह तुम्हें थप्पड़ पड़े था वो इशारा था। आज मेरे जरिए तुम्हें पैगाम दिया जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा वो हशर किया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, यहां तक कि तुम्हें जान से भी मारा जा सकता है। बेहतर है अपनी बीवी के साथ मुखलिस हो जाओ। उसने कहा जी, जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, और माफिया मांगना शुरू हो गया। नहीं नहीं, मेरी बीवी है जी, मैं बस बहक गया था और मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा देखूंगा भी नहीं, ये हुआ। उसको अंदर की कुछ मैंने और भी बातें बताई। खैर वो काफ़ी डर गया, काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद उसको मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बीवी को भेज दीजिए। अब वो इतना डर चुका था, वो मुझसे सवाल भी कर सकता था, लेकिन इतना डर गया था, उसने कहा इसको इतना पता है, उसने फौरन भेज दिया। कनीज आ गई। वो इंतहा की खूबसूरत औरत थी, इंतहा की खूबसूरत थी। इसको कहते हैं कि जब गरीबों के घर में कोई लाल पैदा हो जाए, हीरा पैदा हो जाए, जिसको खुदा ने, कुदरत ने खुद से हुस्न करके भेजा हो, कि उसको लिपस्टिक भी ना लगानी पड़े, गालों पे लैशेज भी ना लगाने पड़े, जो भी खवातीन मेकअप करती हैं उसका खुदा ने मेकअप करके भेजा था। वो इतनी खूबसूरत औरत थी। जब वो आई, सर पे दुपट्टा लिए हुए सामने आके बैठी, तो मैंने कहा मेरी बहन, मुझे वो सब पता लग चुका है जो आप जानती हैं, और उनके वाले साहब भी यहां पे मौजूद हैं। मैंने उस का नाम लिया, उस सांप का, जो उन्होंने कहा था मेरा बेटा है, उसका ये नाम है, उस नाम लिया उसका, और मैंने कहा वो और उनके वाले साहब यहां मौजूद हैं और आपको सुन पा रहे हैं। और मुझे आपके जरिए, मुझे एक पैगाम जो दिया गया है ताकि मैं आपको पहुंचाऊं, वो ये था कि अल्लाह ताला आपको जल्द ही औलाद नरीना अता फरमाएगा। आप जिस तरह सब्र करके अपने शौहर के साथ मोहब्बत से रही हैं, उसी तरह उनके साथ मोहब्बत से रहिए। अब आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह आपको एक नहीं 2 बेटे देगा। और उसके बाद मैंने देखा वो कोने में बैठी हुई जो वो हस्ती थी, जो तस्बीह पढ़ रही थी, जिन्होंने मुझे सारा बताया था, वो अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने बाकायदा उस खातून के सर पे हाथ रखा। और यकीन मानिए, मैं चौंका इस बात के, उसने औरत ने यूं करके देखा
और जब उसने यूं करके देखा, मुझे लगा कि इसको नजर आ रहे हैं, उससे पहले उसको कोई नजर नहीं आया था। उसने यूं करके देखा और उसने सर नीचे कर लिया, और उसके बाद वो चले हैं, चलते हुए बाहर चले गए हैं। अब वहां पे उस कमरे में सिर्फ वो खातून कनीज और उसकी बेटी थी। मैंने कहा ठीक है मेरी बहन, आप जा सकती हैं। उसने अपनी बेटी को उठाया और उठ के खड़ी हुई और मुझे कहती है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर की थी, अल्लाह आपको बहुत देगा, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं। और वो कमरे से बाहर चली गई। अब मैं कमरे के अंदर परेशान उस कहानी को सुन के था जो मुझे सुनाई गई थी। वो कहानी ये थी, कनीज जब पैदा हुई तो बहुत ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। कनीज अपने माँ बाप का हाथ बटाती, और भी बहन भाई थे, खेतों में जाती, चारा काट के लाती, जानवरों के लिए काटती, दिन को जाती चारा काट के लाती, चारों जानवरों को चारा डालती। वहीं पे एक दिन ये चारा डालने के लिए बैठी हुई थी कि घास काट रही थी कि इसने मुड़ के देखा पीछे सांप बैठा हुआ है। ये ऐसी मस्कीन थी, ऐसी खामोश तबीयत थी, काम से काम रखने वाली, इबादत गुजार, ऐसी नेक खातून थी। इसने सांप को देखा और इग्नोर किया कि अल्लाह की मखलूक है, बैठा रहे, कुछ नहीं किया, अपना काम करती रही, डरी तक नहीं। और औरत होती डर जाती। इसी सांप को उसने 2-3 दफा देखा लेकिन बिल्कुल इग्नोर किया। और लेकिन वो जो सांप था वो असल में तो सांप नहीं था, वो वही नौजवान था जिसका नाम मैं क्या फर्जी रखूं उसके, क्योंकि नाम बड़ा अजीब है उस जिन का, कि वो एक दिन काम करती उसी कनीज के पीछे एक उसको कहते हैं मालहण, सरेकी में होती है उसकी, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, वो गले में डालते हैं और उसकी कई लेयर्स होती हैं, मालहण सरेकी में कहते हैं। उसने उसके पीछे सोने की वो मालहण रखती थी। काम करती करती उसकी निगाह पड़ी कि मालहण पड़ी है, कि वो जल्दी से उठाती, उसने नहीं उठाई, ये कह के कि पता नहीं किसकी गिर गई है, जिसकी होगी वो ले जाएगा, मैं नहीं उठाऊंगी। वो उसके लिए खाने पीने की और इस तरह की कई चीजें रखता, लेकिन वो नहीं उठाती थी। कि एक दिन वही जिनज़ादा असली रूप धार के इंसान बन के, एक हसीनो जमीन इंसान बन के उसके रास्ते में आ गया। उसने सर पे घास उठाई हुई थी, घर की तरफ जा रही थी, ये सामने आके खड़ा हो गया और उससे बोला, कनीज मुझे तुमसे बात करनी है। उसने नजरें झुकाई रखी और बोली, नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। ना आज तक मैंने किसी की तरफ देखा है, ना किसी को जुर्रत दी है कि कोई मेरी तरफ देख सके। उसने कहा, कनीज मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो मैं पूरी कर सकता हूं। तो मुंह से जो भी ख्वाहिश निकालो वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। यकीन मानो, तुमसे ये बात करने से पहले मैं अपने वालदैन को भी मना चुका हूं। मेरे वालदैन भी मान गए हैं, बस सिर्फ तुम्हारी हां की जरूरत है। उसने कहा, मेरे मां बाप जो फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। अगर मेरे मां बाप तुम्हारे लिए हां कर देंगे तो मेरे लिए कबूल होगा, अगर वो ना कर देंगे तो भी मेरे लिए कबूल होगा। लेकिन वो बोला, लेकिन मैं एक इंसान नहीं, जिनज़ादा हूं। तो उसने कहा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ना डरी ना कुछ नहीं। उसने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम कौन हो कौन नहीं। यानी उसने उसको जिन समझ के डरी नहीं, इग्नोर का उसका मकसद था कि मेरे रास्ते से हट जाए। वो जिन है, वो इंसान है, वो बात करने के मूड में नहीं थे। उसने कहा, तुम जो भी हो, ये मेरे वालिदैन का फैसला, मेरा नहीं है। और वहां से वो चली गई। उसके बाद वो उसके सामने नहीं आया, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसको कह दिया था कि ये सही माने में मिस्कीन बंदी है, ये सही माने में दरवेश बंदी है, ये सही माने में अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह पे यकीन रखने वाली और बेइंतहा अच्छी इंसान है। इसका रास्ता मत रोकना, इसकी जिंदगी में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी। वो दोबारा वालिदैन के सही समझाने पे, क्योंकि उसको वालिदैन ने शर्त रखी थी, हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे, अगर कनीज मान गई तो उसको साथ जबरदस्ती ना करना, वो बहुत अल्लाह वाली है, उसका अल्लाह के साथ राब्ता है। तो एक ही दफा सामने आ सका और उसने इजहार किया, लेकिन वो नहीं मानी तो वो चला गया। उसके बाद कभी उसके सामने नहीं आया। लेकिन जब कनीज के यहां बेटी पैदा हुई तो वो सांप के रूप में आ गया और सांप के रूप में इनके घर में नजर आना शुरू हो गया। मैंने जो एक सवाल उनसे पूछा था कि आपने उसको मारा क्यों, उनका जो कजन था उसको डसा क्यों, तो वो बोले, नहीं, वो हमने नहीं डसा,
उसको हकीकत में किसी सांप ने डसा है। ना मेरे बेटे ने, ना मैंने, ना हमारी किसी खानदान के किसी सांप ने या किसी जिन ने उसके को नुकसान पहुंचाया है। वो वैसे ही एक बदकार शख्स था, एक बुरा शख्स था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। उसको हकीकत में किसी सांप ने काटा है, हम में से कोई नहीं। और उन्होंने कहा कि वो जो सांप बन के फिरता था वो उनका बेटा था। और मैं जब पढ़ने के लिए बैठा था तो उनके वालिद जो सामने आके बैठे थे, वो तो एक सांप के रूप में आया था, वो सामने जो आके बैठे थे वो क्यों आए थे? वो मेरी वजह से नहीं आए थे, वो उस हस्ती की वजह से आए थे जिनका मेरे पीछे हाथ है। उस वक्त, अब तो खैर गुनाह, अल्लाह बचाए गुनाहों से, एक जनून था सीखने का। तो उस हस्ती की वजह से जब मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे बता भी दिया था कि तुम्हारी वजह से नहीं, जो तुम्हारे पीछे हस्ती है वो अल्लाह का वली है, और उन्होंने तुम्हारे सर पे हाथ रखा है, तो इसलिए तुम यहां मौजूद हो, इसलिए तुम्हारे सामने आ गए हैं। वो इस वजह से सामने आ गए थे। मेरे जिम्मे उन्होंने जो काम कहे वो मैंने उधर किए, और उनको कहा, घर वालों को बुला के कहा, जी दोबारा अब आपके घर में सांप कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन एंड पे जब मैं जाने लगा तो अलग से बशीर मेरा जब शुक्रिया अदा करने आया, उसने मेरे हाथ जोड़े और कहा, जी मुझे माफ़ कर दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा ज़िंदगी में जैसे आपने कहा है मैं उस पर अमल करूंगा। मैंने कहा, यार तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं करोगे तो याद रखना एक थप्पड़ पड़ा है, शदीद पड़ेंगे। तुम्हारी गंदम को आग लग चुकी है, तुम्हारा ये नुकसान हो चुका है, पैसे फंसे हैं ना, नहीं मिलेंगे। आज सोच लो मैंने बीवी के लिए ये काम करना है, बीवी से हकीकत से दिल से सही हो जाओ, तुम्हारी जो पैसे फंसे हैं वो भी निकल आएंगे। उसने कहा, जी मैं वादा करता हूँ, मैं अपने अल्लाह से वादा करता हूँ। मैंने कहा, यही बात मुझसे नहीं, अपने अल्लाह से वादा करो। और उसके बाद मैं सबसे मिला, सबसे शुक्रिया अदा किया। तो कनीज़ सबके सामने मेरे पास चल के आई। वैसे इतनी औरत में जुर्रत नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह वाली थी। और मेरे एंड पे जब सबको मैं खुदा हाफिज़ कर रहा था, मुझे कहती है, मुझे आज भी उसका जुमला याद है कि भाई अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बस लोगों की मदद करते रहना। ये उसका जुमला मुझे आज भी याद है, लोगों की मदद करते रहना। करते भी हो, तुम दिल से करते हो लोगों की, बगैर गर्ज के। आइंदा बस लोगों की मदद करते रहना। अल्लाह ताला किसी ना किसी से कोई काम लेता है। मुझे अल्लाह ने अभी औलाद नहीं दी ना, मैंने कभी गिला नहीं किया, बस तुम भी गिला ना करना। और मेरी एक बात पे अमल बस करना, लोगों का भला करते रहना, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। उसने मुझे ये दुआ दी, मैंने सबका खुदाफिज़ किया और मैं बाहर आ गया। दोस्त मेरे इंतज़ार में, कहते हैं हाँ क्या हुआ? मैंने कहा, यार उनका मसला हल हो गया है और कभी अब कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी उनको। और मैंने उनको बता दिया था कि जो भी आपको नज़र आ रहा है सांप शांप ये वो, अब कुछ भी नहीं नजर आएगा, जो भी मामला है सेटल हो गया है। मैं वापस आ गया, मैं उलझा हुआ था, एक अजीबो गरीब, एक उलझा हुआ ये सारा कुछ था मेरे लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्तों ने बताया कि यार वो बड़ी दुआएं दे रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं दोबारा। मैं वापस चला गया था जॉब पे कि यार वो मिलना चाह रहे हैं, कुछ और काम भी हैं, कुछ और लोगों को भी उन्होंने बताया है, वो भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं, उनके घर में वो नज़र नहीं आ रहा, वो जो सांप था वो सब सेट हो गया है, ये है वो है फलां फलां। यानी वो जो बशीर शबीर साहब जो थे वो बिल्कुल अपनी बीवी से ठीक हो गए थे। और मेरी फ़ोन पर एक दफ़ा बात भी हुई थी कि उनको पेमेंट भी मिल गई थी और सारे उनके मामला ठीक हो गए थे। मैं की वजह से रोंगटे मेरे खड़े रहे और मैं उलझा रहा कि इतना, एक तो मैंने पढ़ा नहीं था कि वो हाजिर हो जाते। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत उसके लिए आपको काबिल होना पड़ता है। उस वक्त मैं इतना काबिल नहीं था। एक तो मुझे इस बात के झटका लगा, इतना मैं काबिल नहीं हूं, और आप काबिल ना हो, आपके सामने कोई हस्ती आ जाए तो आप शॉक्ड हो जाते। मैं शॉक्ड हो गया था। अब नहीं होऊंगा, अब तो एक तजर्बा हो चुका जिंदगी का। दूसरी बात, वो जितनी खूबसूरत हस्ती थी, कई हस्तियां मैंने देखी जो वो खूबसूरत हस्ती थी और उनकी आवाज़ जितनी खूबसूरत थी, मैं वो नहीं भूल सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और बच्ची जो एक बिल्कुल साइको सी थी, वो उस वक्त नॉर्मल हो गई थी। और उन्होंने मुझे एक और बात भी कही थी, बस इसका टाइम पूरा होने वाला है, ये चली जाएगी, हम इसे ले जाएंगे। अल्लाह बेहतर जाने वो ले गए या क्या पता लगा था, वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई है। और उनके यहाँ फिर वाकई 2 बच्चे हुए हैं, 2 बेटे हुए हैं। आज वो 2 बेटे बड़े हो चुके हैं, मतलब मैं मिला तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए और उनके 2 बेटे हैं और वो अपनी एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।